बताओ क्यों भाग रहे हैं वो लोग? तो क्योंकि चाय चाय के महंगी लिए, होने वाली है। कल के लिए चाय बुकिंग महंगी करेंगे होने फिर। वाली है। तो अब ये चाय वाला देखता है ना कि अरे मेरी चाय की डिमांड तो आज ही बढ़ गई, तो ये क्या करता है, कल बढ़ाने की बजाय आज ही बढ़ा देता है। क्लियर हुई यहां तक बात? और जैसे ये प्राइस आज बढ़ाएगा, तो बताओ जैसी लोगों ने इस इंफॉर्मेशन का फायदा उठाने की कोशिश करी, ठीक, हो सकता है कि शुरुआत में कोई लोग आए हों और वो सस्ती पी के चले गए हों, बट लेकिन जैसे जैसे इंफॉर्मेशन फैली, 1-2 घंटे लगे, ये पूरी की पूरी चाय कल की बजाय आज ही क्या हो गई, महंगी। कॉस्टली हो गई। इसने महंगी कर दी। इसका मतलब जो महंगी इसने हो गई। चाय का प्राइस था ना, वो ऑलरेडी इस इंफॉर्मेशन की वजह से क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? अब क्या Yes, हुआ, sir. अब यस। मिस्टर ए जो स्टेशन के बाहर था, उसके कानों तक न्यूज पहुंची, और उसके कानों तक न्यूज पहुंची 4 घंटे बाद, 4 hours लेटर, प्राइस बढ़ा दी। है ना। अब वो बड़ा खुश हो रहा है कि जो चाय है वो कल से क्या हो जाएगी, Yes, महंगी हो जाएगी, तो वो सोच महंगी रहा है हो चलो जाएगी। आज हम जाएंगे आराम से। लेकिन जैसे ये पहुंचा, तो अब चाय ऑलरेडी क्या हो चुकी है, महंगी हो चुकी है। इसका मतलब कि इस पब्लिक इंफॉर्मेशन का ए को क्या नहीं मिल रहा, बेनिफिट। बेनिफिट। कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। अब समझ पा रहे हो इन 3 बातों का क्या मतलब है, वीक फॉर्म, सेमी फॉर्म, स्ट्रॉन्ग फॉर्म। वो कह यस रहा है सर। पब्लिक की इंफॉर्मेशन भी कोई काम नहीं कर पाएगी, आपकी पास्ट की बेनिफिट। इंफॉर्मेशन कोई काम नहीं कर पाएगी। वो कह रहा है इवन इनसाइड इंफॉर्मेशन भी कोई काम नहीं कर पाएगी, है ना। ये सबसे स्ट्रॉन्ग इसलिए बोलते हैं कि ये तो बहुत ही काबिलियत वाली बात होगी मार्केट के अंदर में, कि किसी को अगर सीक्रेट्स भी पता है ना, वो भी मार्केट में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। बताओ यहाँ तो बात समझ में आ गई अच्छे से? यस Yes, सर। sir. किसी की कोई क्वेरी बेटा? सर प्रैक्टिकल लाइफ में सर मार्केट सर सेमी स्ट्रॉन्ग तक सर अचीव कर पाई है ना सेमी अभी तक स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी। मान के चलो, हाँ। अभी तक हमारे पास कुछ ऐसी कोई टेक्निक नहीं है, मतलब फुल प्रूफ टेक्निक नहीं है जिसको मैं बोल दूं कि स्ट्रॉन्ग फॉर्म हो। इवन जो सेमी स्ट्रॉन्ग है, और इनको भी सब हम स्टैटिस्टिकल बेसिस पर ही निकालते हैं, क्योंकि हम कभी भी, है ना, कितनी मेहनत कर लें, हम 100% मार्केट को चेकआउट नहीं कर सकते, और 100% डेटा तो हम सैंपल बेसिस पे ही कर रहे होते हैं, तो उसी पे निकालेंगे जो भी रिजल्ट निकाल रहे हैं। बताइए बेटा, ओके यहाँ तक पॉइंट? क्लियर है सर। चलो यस। ठीक है। अच्छा चलो, अब मुझे बताना, मैं आपको एक एनालॉजी और देता हूँ। हाँ बोलो। सर ये थ्योरी का कॉन्सेप्ट मतलब जनरेट कहाँ से हो, इसको रिलेट हम कहाँ से कर सकते हैं? किसको कहाँ से रिलेट कर सकते हैं? तो मतलब किस मैं पर्सपेक्टिव से ये हमारा यूज में आएगी? ईएमएच, यस यस सर, आप ईएमएच ये पूछ वाली। रहे हैं क्या बेटा? हाँ बेटा, ईएमएच ये यस सर। बताती है कि मार्केट होती है ना, मार्केट के अंदर में जो तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन होती है, वो इंफॉर्मेशन की क्या कोई वैल्यू है? तो ईएमएच कहती है कि वो इंफॉर्मेशन की वैल्यू नहीं होगी अगर आपकी मार्केट सेमी स्ट्रॉन्ग में आ जाएगी। तो मतलब ऐसा कर लो, आपने बैलेंस शीट पढ़ना सीख लिया, आपने इनकम स्टेटमेंट पढ़ना सीख लिया, ठीक है, और अब आपको लग रहा है कि मैं इस इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करके ना दुनिया से ज्यादा पैसा कमा सकती हूँ स्टॉक मार्केट के अंदर में। ईएमएच ये कह रही है कि नहीं कमा पाओगे, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो फंडामेंटल एनालिसिस है, और फंडामेंटल एनालिसिस सेमी स्ट्रॉन्ग में काम नहीं कर पाएगी। मतलब जितना दुनिया कमा रही है ना, आप भी उतना ही कमा पाओगे। ठीक है, तो ये हम ही चेक करते हैं, मतलब स्टैटिस्टिकली, एम्पेरिकली, कि मार्केट एफिशिएंट है या नहीं है। बोलो बेटा, क्लियर है ये पॉइंट अब? ओके सर। यस सर। यस। चलिए ठीक है, हाँ। अच्छा, अब मान लो मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, तो मुझे बताना कि इसको एफिशिएंट बोले या ना बोले, ठीक है। एंड टेक इट इजी, और इसको मान लो एक इंस्ट्रक्टर है, इसका नाम रख देते हैं मिस्टर एक्स। ओके, सो इंस्ट्रक्टर क्या करता है, ये ABCD, ये 4 इसके स्टूडेंट्स हो जाते हैं। हम्म? और ये इसको एक न्यूज़पेपर देता है, बी को एक न्यूज़पेपर देता है, सी को एक न्यूज़पेपर देता है।
ठीक है बेटा, यहाँ तक बताओ, क्लियर है? सिचुएशन समझ में आ गई अभी तक? क्या है, एक Yes, sir. इंस्ट्रक्टर यस सर। Yes, sir. 4 स्टूडेंट्स हैं और मान लो कि 1 जनवरी 2025 का सेम कंपनी का न्यूज़पेपर इन चारों को दिया गया। अब ये जो इंस्ट्रक्टर था ना, ये इंस्ट्रक्टर ये सोचकर बैठा हुआ था कि मेरे स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं है, ठीक है, और मैं इनको है ना आज न्यूज़ देकर है ना कुछ ऐसा बोल दूंगा कि जिससे मेरी जो इंस्ट्रक्शन की वैल्यू है ना वो बढ़ जाएगी। ऐसा इंस्ट्रक्टर सोच के चल रहा है। लेकिन ये जो ए बी सी थे ना बेटा, ये चारों के चारों ऑलरेडी रात को बैठ के टीवी देख रहे थे, अच्छा खासा खूब सारे न्यूज़ चैनल देख रखे थे इन्होंने। तो इंस्ट्रक्टर ने इनसे क्वेश्चंस पूछने शुरू किए ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूज़पेपर। बट बताओ, क्या ऑलरेडी स्टूडेंट्स इस इंफॉर्मेशन को जानते हैं? यस सर, Yes, जानते हैं sir. सर। Yes, sir. इंस्ट्रक्टर जो था ना वो परेशान हो गया। उसने कहा कि मैं तो कुछ और सोच के चल रहा था कि मैं कुछ एबनॉर्मल कर दूंगा, लेकिन वो एबनॉर्मल नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि ऑलरेडी जो पास्ट इंफॉर्मेशन है वो काम कर रही है इनका। गेटिंग माई पॉइंट? और वो कैसे, मतलब ऐसा नहीं कि ABCD इंस्ट्रक्टर को बता रहे हैं कि हमें पता है। मान लो किसने इनके बेस पे कुछ क्वेश्चन दिया, इन्होंने पढ़ा भी नहीं, ABCD ने ऑलरेडी अपनी पास्ट इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट कर रखी है। कहें सर क्या है, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। यहाँ तो समझ में आ गई? यस सर। अब इंस्ट्रक्टर ये कहता है कि ठीक है, इसका Yes, sir. दूसरे नंबर का पेज खोलो। दूसरे नंबर के पेज पर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन थी जो ABCD किसी को नहीं पता थी, उससे कुछ हो सकता था। तो बेटा फिर तो बस टाइम की बात है और दिमाग की बात है कि बच्चा कितनी जल्दी इस न्यूज़ को क्या कर लेता है, एनालाइज कर लेता है, और उसकी वजह से वो ज्यादा बेटर मार्क्स ले जाता है। और अगर इस सबके साथ मान लें कि इक्वली टैलेंटेड लोग हैं ABCD, बेटा अगर 1 मिनट में न्यूज़ पढ़ेंगे तो एक जैसा सही बिहेव करेंगे, तो फिर रिजल्ट्स वापस कैसे हो जाएंगे, इक्विवेलेंट ही हो जाएंगे, यस सर। Yes. है ना? और एक तीसरा सिचुएशन क्या हो सकती है कि ये इंस्ट्रक्टर ए को जाके, मान लो ए इसका बेटा है, तो इसने ना ए को पहले से ही बता दिया कुछ कि मैं कल ऐसा करने वाला हूं। तो बताओ ये कौन सी इंफॉर्मेशन हो जाएगी? इनसाइडर Inside. इन्फॉर्मेशन। Right. Inside साइडर information। इन्फॉर्मेशन। और अगर BCD बहुत समझदार है, ठीक है, और उनको वो इंफॉर्मेशन तो नहीं है जो ए को है, लेकिन कुछ बिहेवियर के बाद में बी और सी डी ने अंदाजा लगा लिया कि ए को कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता है, बट लेकिन उसको जो पता है वो उसके बेस जैसा सा बिहेव वो खुद एस्टिमेट करने लग गए। तो जल्दी ही ये वाली मार्केट ए के भी जो बेनिफिट्स हैं उसको भी क्या कर देगी, सही है, खत्म स्ट्रॉन्ग वाली कर होगी Capture कर मार्केट। लेंगे. ठीक है। तो ये अब आप समझ पा रहे होंगे कि फार्मा क्या कहना चाह रहे थे। तो फार्मा ये कहना चाह रहे थे कि थ्योरेटिकली हम मार्केट को 3 तरह के से देख सकते हैं कि एक मार्केट वीक है, एक मार्केट सेमी स्ट्रांग है, एक मार्केट स्ट्रॉन्गेस्ट हो सकती है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट को तो आप एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी मान लो। तो प्रैक्टिकली हम 2 तरह की मार्केट देख सकते हैं। आईओ पॉइंट समझ में आ गया होगा? यस Yes, सर। sir. ठीक है। यस सर। एक पॉइंट हमने पढ़ा था बेटा, अगर आपको याद हो, हमने पढ़े थे कि फ्यूचर्स होते हैं, फ्यूचर्स होते हैं एंड फॉरवर्ड होते हैं। कोई बताएगा इनका मतलब क्या है? यस सर। बताओ। तो बताओ डेरिवेटिव्स के टर्म होते हैं हाँ, जो ये हम भी Contracts, sir. डेरिवेटिव्स होते हैं। सर फॉरवर्ड में दोनों फ्यूचर। सर, सर सर बट दोनों यहाँ पे सर हमारे सिमिलर ही होते हैं, बस सर जो फ्यूचर्स होते हैं सर वो काफी स्टैंडर्डाइज होते हैं, लेकिन फॉरवर्ड से स्टैंडर्डाइज नहीं होते। और सर वो OTC सर मतलब होते ट्रेड फॉरवर्ड्स। उसमें डिफॉल्ट के चांसेस हो सकते हैं फॉरवर्ड के यस अंदर सर। में, है ना? फ्यूचर्स के अंदर में डिफॉल्ट फॉरवर्ड इसलिए में नहीं। 2 पार्टी होती है सर. हाँ ठीक है बेटा, फ्यूचर्स में फॉरवर्ड भी में 2 होती है बेटा पार्टीज वो। होती है और फ्यूचर्स में 2 पार्टी होती है, बट वहाँ पे एक्सचेंज हाँ, बीच एक्सचेंज में होता है बीच में आ फ्यूचर्स के जाता केस में. है। हाँ, ठीक है बिल्कुल स्टॉक एक्सचेंज पे काम करता है और मार्क टू मार्केट पे चलता है। तो ठीक है। फॉरवर्ड और एंड फ्यूचर में ऑब्लिगेशन होती है और जो ऑप्शंस होता है उसमें राइट होता है। तो वहाँ पे हमें ये होता है कि दोनों की तरफ दोनों की ड्यूटी होती है, उनको अपना करना ही पड़ता है दोनों साइड से। अच्छा दिया, आप मेरे ख्याल से ऑप्शन की और फॉरवर्ड का डिफरेंस बता रहे हैं। हाँ जी सर, फॉरवर्ड एंड अच्छा ऑप्शन। नहीं, मैं फ्यूचर का और फॉरवर्ड का पूछ रहा था।
एनीवे सर स्टैंडर्डाइजेशन का फर्क है ना सर दोनों में तो। हाँ, स्टैंडर्डाइज का फर्क है कि जो एक सेंट्रल में पार्टी होती है फ्यूचर्स में और फॉरवर्ड्स में ओवर द काउंटर होता है, और वहाँ पे डिफॉल्ट रिस्क ज़्यादा होता है फॉरवर्ड में एंड फ्यूचर्स में नहीं होता। जो हमारे फॉरवर्ड होते हैं ये भी फ्यूचर से जुड़े हुए होते हैं। फ्यूचर तो फ्यूचर नाम ही में लिख रहा होगा आपको। तो जो फॉरवर्ड है मे बी ये फ्यूचर्स में वॉल्यूम ज्यादा होती है, ओके। फ्यूचर्स में वॉल्यूम भी ज्यादा होती है, फॉरवर्ड में कम रहती है शायद। नहीं बेटा, ये नहीं है। फॉरवर्ड ओवर द काउंटर होती है, दैट मीन्स कि पर्सनल लेवल पर डील हो सकती हैं चीजें। अब उसमें वॉल्यूम बेटा चाहे आप कितना ही कर लो, डिपेंडिंग कि सामने वाले पर्सन का लेवल क्या है। ठीक है, प्राइवेट एग्रीमेंट सर होता है। फॉरवर्ड में सर पार्टीज भी सर ऐसे नहीं मिलती है, ढूंढनी पड़ती है सर। ढूंढनी पड़ती है। सो द सर मेन मेरा पॉइंट पॉइंट ऑफ ये था, डिफरेंस इज द स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि बीच में एक स्टॉक एक्सचेंज आता है, ठीक है, फ्यूचर्स के मामले में, जो कि दो पार्टीज को कनेक्ट कर देता है। वो दो पार्टीज एक दूसरे को ना भी जानती हो तो भी चलेगा। इसकी वजह से कई सारे बेनिफिट आ जाते हैं, जैसे कि दोनों पार्टीज डिफॉल्ट करेंगी, ये रिस्क हट जाता है। जबकि फॉरवर्ड के अंदर में कोई एक पार्टी क्या कर सकती है, डिफॉल्ट कर सकती है। एनीवे, ये तो थियरी है, ये पार्ट आप इजिली पढ़ सकते हो। द पॉइंट इज दी कि फ्यूचर जो होता है उसकी जो प्राइसिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फ्यूचर्स जो होते हैं उसकी हम प्राइसिंग कैसे करते हैं। तो बहुत इजी है, एज सच कोई मुश्किल काम नहीं है। तो प्राइसिंग करते टाइम पर, सो प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर्स फॉरवर्ड की नहीं करनी है, ठीक है। बहुत डिटेल में है कि कैसे कैसे फॉर्मूले आए थे, तो हमारी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, तो उसके अंदर देख लीजिएगा। तो जो भी कोई फ्यूचर है उसकी जो वैल्यू हो, तो जो हमारा स्पॉट प्राइस है हम उसको लेंगे, और ई वही है 2.71 एंड आर प्लस सी माइनस में वाई मल्टीप्लाइड बाई में टी। एक जनरल फॉर्मूले की तरह लेना, राइट। क्या मतलब है इसका? यहां जो आर है, आर का मतलब है वंस अगेन रिस्क फ्री रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न। सी का क्या मतलब है? सी का मतलब ये है कि जिस किसी चीज का भी आप फ्यूचर बना रहे हो, दैट मीन्स कमोडिटी के ऊपर है या किसी और चीज के ऊपर है, तो उसकी स्टोरेज कॉस्ट क्या आ रही है या उसकी कैरिंग कॉस्ट क्या आ रही है। मतलब आप इसको ना ऐसा मान लो, जैसे कि मान लो आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो और आप है ना चेयर्स बनाते हो, तो बताओ आपके इनपुट्स क्या होंगे? मेन इनपुट क्या होगा आपका चेयर बनाने का? रॉ मटेरियल और सर लेबर। मतलब मटेरियल, लकड़ी होगी, रॉ प्लास्टिक, वुड। मटेरियल, है ना, वुड होगी। वुड, अब आप कहीं आयरन। से वुड खरीद कर ला रहे हो, तो वुड तो बड़ी बड़ी होती है साइज में, तो आप उसको कहीं रखोगे ना। अब रखने के लिए आपने गोडाउन बनवा लिया। अब बेटा वहां पर सीलन नहीं आनी चाहिए, तो लकड़ी खराब हो जाएगी, दीमक नहीं लगनी चाहिए, लकड़ी खराब हो जाएगी। तो आप वो जो गोडाउन बनवाओगे, उस गोडाउन को उसकी कंडीशंस के हिसाब से फ्रेम करवाओगे कि यहाँ पर मेरा मटेरियल रखा जा सके। तो बेटा ये सब कुछ फ्री में होगा क्या? मतलब अभी तो आपने चेयर बनाई नहीं है, लेकिन वुड के अलावा और भी खर्चे हो रहे हैं, नो सर और वो कॉस्ट है। है ना तब तक होते रहेंगे यस जब तक कि वो पूरा यूज ना हो जाए और बाहर ना निकल जाए। फिर उसको कोई चोरी ना कर ले, एक चौकीदार भी बैठाओगे उसके लिए, तो चौकीदार की सैलरी हो गई, उसको स्टोर करने का। मान लो गोडाउन आपका अपना नहीं है, तो किराया भी जाने वाला है। उसका टेम्परेचर आपको मेंटेन करके चलना है, तो टेम्परेचर के लिए जो उसकी कूलिंग वगैरह करवाओगे वो अलग चीज हो गई है। इनको कहते हैं बेटा कैरिंग कॉस्ट या फिर स्टोरेज कॉस्ट। अगर ये क्वेश्चन में नहीं है तो उसको जीरो कर दो, ठीक है। सो ये जो मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, इट शुड वर्क लाइक अ जनरल फॉर्मूला, ठीक है। एंड ये जो y है, दिस इज योर द यील्ड, दैट मीन्स कि आपकी अगर डिविडेंड है क्वेश्चन के अंदर, स्टॉक होगा तो डिविडेंड हो जाएगा, डिवेंचर होगा तो इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं एक जनरल टर्म यूज कर रहा हूँ इनकम। तो ये इनकम की यील्ड है, यानी कि कुछ परसेंटेज फॉर्म में आपको नजर आ जाए तो आप इसको ले लीजिए। टी क्या है? ये आपका टाइम टू मैच्योरिटी है। बताओ बेटा, यहां तक बात समझ में आ गई? सर ये L0 कौन सी एसेट के लिए सर ये वैलिड है? कमोडिटी किसी और भी सर asset उसको हो सकता है, अगर ये गुड्स वुड्स वगैरह होंगी, ठीक है, तो उनके गुड्स के केस में आ सकता है। स्टॉक विस्टॉक होगा तो कैरिंग कॉस्ट हट सकती है वहां से। उस मामले में हो सकता है लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ले आए कि मैं ये पैसा यहाँ ना लगाता तो कहीं और लगाता, तो वो कैरी करने की कॉस्ट है। जैसे कि इस मटेरियल में आपने वुड में 1 लाख रुपए लगा दिए, तो बहुत से लोग कहते हैं कि
रेंट वगैरह ही कैरिंग कॉस्ट नहीं है। अगर ये 1 लाख रुपए बैंक में डाल देते तो वहां से कुछ रिटर्न आता तो वो भी कैरिंग कॉस्ट बन जाती। ओके सर। ठीक है, ओके सर। बताओ बेटा, ओके यहाँ तक? यस ओके सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब मुझे बताओ इस फॉर्मूले में कौन सी बड़ी बात है इसको मतलब इसको अप्लाई कर पाना? कुछ भी नहीं है। S0 हमें पता होगा, E की वैल्यू 2.718 हमें पता है। द मेन पॉइंट इसकी हमें वो E की वैल्यू वाली चीज सॉल्व करनी आनी चाहिए। वो कैसे होंगी? लॉग के थ्रू हो जाएंगी। R क्या होगा? क्वेश्चन में गिवन होगा। C क्या होगा? कैरिंग कॉस्ट, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में होगी भी नहीं। ठीक है। Y क्या होगा? अगर क्वेश्चन बता दे कि टाइम टू मैच्योर, सॉरी, यील्ड हमें कुछ इनकम। दे रखे है ना, तो ये हमारे पास में स्पॉट वैल्यू है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपको डिविडेंड या इनकम है ना यील्ड की फॉर्म में ना दी जाए, परसेंटेज फॉर्म में ना दी जाए, तो क्या करना है? तो फॉर्मूले को बस चेंज कर देना है। इफ yield is not given in percentage, आपको परसेंटेज फॉर्म में नहीं दी गई है, आपको डिस्क्रीट फॉर्म में दी गई। दैट मीन्स नंबर दे दिया है कि भाई 3 रुपए का डिविडेंड, 10 रुपए का डिविडेंड, 100 रुपए का डिविडेंड, ये वाला। तो उसमें आपको बस क्या करना है, अपना फॉर्मूला कुछ ऐसे से चेंज कर देना है। इन दैट केस जो भी फ्यूचर वैल्यू होगी वो होगी S0 माइनस में, मतलब आपको ये जो स्पॉट प्राइस है ना इसी में एडजस्टमेंट करनी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ तभी लगाना जब आपका डिविडेंड का अमाउंट मॉनेटरी फॉर्म में लिखा हो, परसेंटेज फॉर्म में ना हो। परसेंटेज फॉर्म में होगा तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, और बाकी सब कुछ आपको यहाँ पर क्या करना है, सेम रखना है। ठीक है, e की पावर r t। बताओगे इस फॉर्मूले में और ऊपर वाले फॉर्मूले में कहाँ चेंज आ गया है? e का फॉर्म, जो e की वैल्यू थी, देखो यहाँ पर 3 नंबर एडजस्ट हो रहे थे। ठीक है, यहाँ पर एक तो हमने कैरिंग कॉस्ट को हटा दिया। अगर इनकेस कैरिंग कॉस्ट हो तो उसमें R+C कर लीजिए उसको। ठीक है, फिलहाल के लिए हम उसको ओमिट कर देते हैं। तो देखिए T सेम है, T सेम है, R है, R है, E है, E है, S0 है, S0 है। बस ये जो डिविडेंड परसेंटेज फॉर्म में होती है तो वो यहाँ एडजस्ट हो जाती है, अगर वो परसेंटेज फॉर्म में नहीं है तो वो यहाँ पर एडजस्ट होगी। बताओ बेटा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड सर ये बता दो एक बार। डिविडेंड सर माइनस क्यों करते हैं सर हमेशा वैल्यू निकालने के लिए? सर उसमें भी हम ऐसे ही कर डिविडेंड रहे थे, जब माइनस कर रहे थे कंपनी पे ब्लैक शॉर्ट्स करेगी में। तो कंपनी का कैश कम हो जाएगा ना बेटा, तो उससे ना स्टॉक की ओके वैल्यू सर। गिर जाती। ठीक है, ओके सर। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। आप देख रहे हो कि ब्लैक शोल्स को पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, उसको कर कर है ना हम बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं। उसमें हम कैलकुलेशंस वाला पार्ट भी सीखते हैं, स्पॉट वगैरह ये सब चीजें भी सीखते हैं। ठीक है, फिर तो उसके अलावा तो बाकी सारी चीजें बड़ी छोटी छोटी सी रहती हैं। बताइए बेटे, यहाँ तक ओके है? सर यस पीवी सर। ऑफ डिविडेंड कैसे निकालेंगे? हाँ बेटा, डिविडेंड पीवी ऑफ डिविडेंड कैसे निकालेंगे? डिविडेंड अपॉन 1 प्लस। बेटा जो मैंने अभी क्लास जब से बिल्कुल शुरू की थी तो वहां पर मैंने प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले लिखवाए थे। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है ना, उसका यूज करके निकालेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हमें किसी फ्यूचर की ना वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जब आप फ्यूचर की वैल्यू निकालोगे तो हमारे को स्पॉट होना चाहिए। तो सपोज स्पॉट है हमारे पास में 525, हमारे पास में से रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है से 6%। ठीक है, हमारे पास में टाइम है से 0.25, यस दिस इज 0.06। ठीक है, और सपोज मेरे पास में डिविडेंड यील्ड है, तो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा मैं? फर्स्ट वाला। ऊपर वाला। ठीक है ना, अब तो ओवरऑल फॉर्मूला लगा लें। तो इसके हिसाब से f हो जाना चाहिए 525 e की पावर, ठीक है, r दैट मीन 0.06 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा सॉरी, ब्रैकेट लेना है, इसमें से डिविडेंड यील्ड को माइनस कर दीजिए विच इज योर 0.02। कैरिंग कॉस्ट है नहीं तो इसलिए मैं उसको एडजस्ट कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, बताओ अब कितने से मल्टीप्लाई करूँ इसको? 0.2।
0.25 से कर दीजिए, तो यू विल फाइंड 525 e की पावर 0.04 मल्टीप्लाइड बाय में 0.25। ठीक है, और बताओ अब ये नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना आसानी से? यस सर। कैसे कैलकुलेट होगा? ये कैलकुलेट Yes, हो sir. जाएगा हमारा लॉग वॉग का यूज करके, हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मान लो मेरे पास में यही है से 525, मेरे पास में रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है से 6%, टाइम का जो फैक्टर है वो है सपोज 0.25 ईयर्स, लेकिन इस बार जो डिविडेंड है वो दे रखा है हमारे को 2 रुपए का। तो बताओ डिविडेंड यील्ड तो नहीं है? नो सर। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, एक ये भी बता देगा कि भाई डिविडेंड आपको कब मिलेगा। जरूरी थोड़ी है कि जो आपके पास फ्यूचर का टेन्योर है जैसे 0.25 ईयर्स है, तो दैट मीन से कितने मंथ्स रहे होंगे? Oh, 3 3 मंथ्स months. रहेंगे। तो जरूरी थोड़ी कि कंपनी आपको 3 महीने में ही डिविडेंड देगी, हो सकता है कंपनी आपको 1 मंथ में डिविडेंड दे दे। मतलब इस 3 महीने के अंदर डिविडेंड क्या हो सकता है, कभी भी आ सकता है। तो मान लो कि डिविडेंड आ रहा है अगले 1 महीने में, विद इन 1 मंथ। ठीक है, तो आपको है ना इस डिविडेंड की 2 रुपीज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, क्योंकि मेरे फॉर्मूले के अंदर अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा ना, तो इसके लिए मुझे चाहिए S0 मेरे पास है। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड। तो बताओ डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? अच्छा, आपको ये मान लेना है कि जो भी डिस्काउंटेड। कंपाउंडिंग होगी ना, ये कंपाउंडिंग है ना कॉन्टिन्यूअस होगी। तो कॉन्टिन्यूअस का मैंने एक ऊपर फॉर्मूला लिखवाया था आपको कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सम अमाउंट जिसमें कंपाउंडिंग क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है। तो उसका फॉर्मूला बताओ हमने क्या देखा था? सर हमने देखा एफ था बॉन्ड में ई आर टी ई की पावर कितना, वो जो भी डिस्काउंटिंग रेट माइनस आप आर ले, टी। ठीक है ना, आरटी, इस चीज को लेते हैं। तो यहाँ पर बताओ मुझे डिस्काउंटिंग वैल्यू कितने रुपए की निकालनी है? 2 रुपीज 2 की। 2 rupees. तो रुपीज की। रख दो ई, आर मेरे को पता नहीं है, ये रिस्क फ्री है तो इसको रिस्क फ्री पे कर दो। ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन बता सकता है कि भाई इस पे इतने पे डिस्काउंट करो, तो 0.06 ले लिया। हाँ, बस ये टी पे यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है। बताओ ये टी 3 मंथ्स वाला होना चाहिए, 1 मंथ वाला होना चाहिए? 1/12, sir. 1 1 month. मंथ सर। 1 month. ठीक है ना, तो उसको मतलब मंथ मतलब मैं ये वाला लूं या 3 मंथ्स वाला? आंसर है 1 मंथ वाला, उसको आप 1/12 कर दीजिए। ठीक है, तो वो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बताओ क्या ये वाली वैल्यू नहीं निकल सकती लॉग का यूज करके? यस सर। सर ये चौथे अब महीने में मिल रहा है ना सर ये डिविडेंड? 1 मंथ में मिल रहा है बेटा, 3 महीने का तो पूरा फ्यूचर ही है बेटा। सर आप ये ये मत चीज समझ सोच में नहीं आई सर। 3 महीने खत्म होने के अगले 1 महीने में डिविडेंड मिल रहा है, ये मतलब नहीं है इस बात का। इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ फ्यूचर लिया, अगले 1 महीने के अंदर डिविडेंड मिल जाएगा, वो तो अगले 3 महीने तक चलेगा। डिविडेंड यहाँ डिक्लेयर हो गया है, मतलब यहाँ मिल गया आपको। ठीक है, ओके सर। तो अब यहाँ से जो भी वैल्यू आए इसको सॉल्व करके वो कहलाएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड। तो इस वैल्यू को किस में से माइनस कर देना? S0 में से। बाकी फॉर्मूले में डाल के इसको सॉल्व कर दीजिएगा बेटा। बताओ बेटा, ओके यहाँ तक? सर ये हम 1 मंथ का क्लियर है सर। निकाल रहे हैं, तो हम 3 मंथ का नहीं निकालना। हाँ बेटा, 1 मंथ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 3 मंथ का नहीं करना। बेटा 3 मंथ्स का तो फ्यूचर है, डिविडेंड जो है वो 3 मंथ्स का थोड़ी है, वो तो 1 मंथ का है ना। ठीक है, यस सर क्लियर है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, सर जिसमें अभी वो डिविडेंड यील्ड दिया हुआ था परसेंटेज में, सर उसमें जो फॉर्मूला है 525 एंड टू द पावर 0.06 माइनस 0.02 है सर, वो परसेंटेज है ना सर वो हाँ ये 0.02? परसेंटेज, दोनों परसेंटेज है। ठीक है, यस सर।
बताओ बेटा ओके। यस सर। यस सर क्लियर है। ठीक बेटा। क्या एक बेटा आपको वो वाली वीडियो याद होगी जिस वीडियो के अंदर में मैंने आपको है ना ऑप्शंस की ना स्ट्रेटेजीज पढ़ाई थी। यस याद है सर। जिसमें हमने बहुत Straddle. सारे जैसे प्रोटेक्टिव पुट, स्ट्रेडल, ठीक है, और यस यस सर यस सर ठीक है। याद है सर। हाँ, तो वो है ना आपको बहुत अच्छे से करनी चाहिए क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत सारी जो हमारी स्ट्रेटेजीज आती हैं उससे आती हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। और वो वीडियो आई थिंक वो लास्ट मेरे ख्याल से लास्ट लास्ट क्लास की वीडियो रही होगी। सर लास्ट में थर्ड और फोर्थ वीडियो है, लास्ट की मतलब लास्ट क्लास से पहले 2 वीडियो थी। 2 वीडियोस रही हैं उसकी। तो बेटा आप उसको जरूर करिएगा, मतलब उसको स्किप मत कर दीजिए उस चीज को लेकर, ठीक है। तो उसमें हमने जो पढ़ी थी उसमें कई तरह की हमारे पास में स्ट्रेटजीज थी। तो जैसे कि आप बताएंगे उसमें कौन कौन सी स्ट्रेटेजी हमने पढ़ी थी। एक हमने उसमें कवर्ड कॉल पढ़ा था, यस सर कवर्ड कॉल थी। ठीक है। बटरफ्लाई और कवर, सर बुल कॉल स्प्रेड थी सर। बटरफ्लाई, ठीक है, एक हमने उसमें पढ़ा था कि आयरन हमारे कॉन्डोर, पास में बटरफ्लाई। प्रोटेक्टिव पुट भी था। और सर आयरन कॉन्डोर। सर लॉन्ग स्ट्रेडल भी थी, लॉन्ग हाँ, एक स्ट्रेडल, हमारे लॉन्ग पास में लॉन्ग स्ट्रेटजी लॉन्ग था। स्ट्रेटजी। और बटरफ्लाई। प्रोटेक्टिव पुट, हमारे पास में एक उसमें बुल कॉल स्प्रेड भी प्रोटेक्टिव था। पुट, और एक हमने उसमें सर बियर पुट स्प्रेड। हाँ, बियर पुट स्प्रेड पढ़ा था। प्रोटेक्टिव ठीक, पुट। प्रोटेक्टिव पुट हो गया बेटा वाला। एक हमने उसके अंदर में ओके सर। बटरफ्लाई पढ़ा था। सर बुल कॉल भी है। और हमने देखा था कि इन सब के अंदर में ना ये कोई बहुत मुश्किल नहीं थे। इसके अंदर में आपको बेसिकली 3 पार्ट्स करने हैं, मतलब कोई सी भी स्ट्रेटेजी आप लगा रहे होंगे तो उसमें बताओ क्या क्या करना था। 3 पार्ट थे, तो बताओ। यस सर। मतलब अगर सर पहले theory कॉल आती की है, स्ट्रेटेजी फिर। हाँ मतलब पहले तो इसका मीनिंग बता दिया जाए। और उसका मीनिंग का मतलब ये होता है कि इसमें कोई कॉल परचेज की जाएगी या कोई कॉल को सेल किया जाएगा या फिर किसी पुट को परचेज किया जाएगा या किसी पुट को सेल किया जाएगा। और जब हम बाय करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, कौन सी पोजीशन? सर लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग 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 पोजीशन। पोजीशन। जब हम किसी को सेल करते हैं तो उसको हम कौन सी बोल देते हैं? शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट सर। पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन। तो यानी कि कोई चीज में लॉन्ग हो सकती है, कोई चीज में सेल हो सकती है, दोनों को मिलाकर एक पोर्टफोलियो बन जाता है। सभी में क्या है, बेसिकली पोर्टफोलियो होते हैं, है ना। वो पोर्टफोलियो से क्या होगा, कुछ हमारे पास में नेट पे ऑफ निकलेंगे। तो एक तो मीनिंग वाला पार्ट बनना है। मीनिंग में आप क्या बताएंगे कि वो स्ट्रेटेजी क्या है, ठीक है, वो स्ट्रेटेजी बनेगी। सो एक तो ये हो गया। एक आप उसका क्या पार्ट करेंगे कि आप उसका एक न्यूमेरिकल एग्जांपल, और जो मैंने उस रिकॉर्डेड वीडियो में हर स्ट्रेटेजी का एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दिया है, राइट। तो वो न्यूमेरिकल यस सर। एग्जांपल के थ्रू आप अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। फिर क्या है, आप एक डायग्राम बना सकते हो, डायग्राम बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल एग्जांपल। मतलब जो आपने न्यूमेरिकल दिया उसी का क्या बना दो, डायग्राम बना दो। सो डायग्राम बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल एग्जांपल। अच्छा, अगर मान लो आपने थ्योरी में न्यूमेरिकल एग्जांपल भी दिया, आपने उसका डायग्राम बना दिया, फिर तो जनरल डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है। बट अगर आप कोई न्यूमेरिकल एग्जांपल नहीं दे रहे हो तो आप फिर क्या बनाओ, जनरल डायग्राम। डायग्राम, ठीक है। उस केस में फिर बेटा आपकी मेमोरी शार्प होनी चाहिए, आपको फिर पता होना चाहिए कि ओके उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी का क्या डायग्राम था। बताइए बेटा, ठीक है यहाँ तक? यस सर। यस सर। हाँ। और इसके अलावा एक हमने शायद लास्ट वाली क्लास में पढ़ा था, वैल्यू एट रिस्क का एक टॉपिक था, यस सर वैल्यू एट रिस्क। ठीक है ना। तो वैल्यू एट रिस्क बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं था, बट इसके अंदर में मैंने ना कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशंस करवाई थी, याद है, इंटीग्रेशन कराया था जिसमें सर हम ये आपने। पढ़ रहे थे कि हमारे पास में नॉर्मल मॉडल होता है, एक हमारे पास में डेल्टा गामा मॉडल होता है। बताइए बेटा, याद है या भूल गए? यस सर याद है। है ना। तो बेटा हाईली इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। तो इसके अंदर में ना मॉडल्स जरूर पढ़िएगा। इसमें ना 2 डेरिवेशंस हैं, मतलब वो मैंने लास्ट वीडियो में कराई हुई हैं।
तो उसमें से आप एक जो नवंबर मॉडल 18 की देखेंगे वीडियो तो है उसमें सर। आप पाएंगे कि वहां पर हमने एक गामा मॉडल किया हुआ है। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो उसमें आप कह सकते हैं कि डेल्टा नॉर्मल मॉडल क्या है, एक वहां पर है हमारे पास में कि डेल्टा गामा मॉडल क्या है। मैंने इन दोनों की ही वहां पर करा रखी है कि पूरी की पूरी डेरिवेशन क्या है। तो एज थियरी ये बहुत इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से बेटा एक ये मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स क्या है। ठीक है, और टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, जैसे कि इसमें कैपिटल मार्केट होती है, मनी मार्केट होती है। ठीक है, तो उसके बारे में इट्स अ प्योरली थ्योरेटिकल टॉपिक, और जिन बच्चों ने कॉमर्स पढ़ी होगी उन्होंने इसको बीकॉम में भी किया होगा और अपनी 12th क्लास में भी किया होगा, इवन आपने अपनी 11th क्लास में भी किया होगा। ठीक, और एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं बेटा फाइनेंशियल मार्केट? जैसे अगर आप कैपिटल मार्केट पढ़ रहे हो तो कैपिटल मार्केट स्टॉक्स, में बॉन्ड्स। हो गए, बॉन्ड्स हो गए, स्टॉक ठीक है, डिबेंचर हो गए, ठीक है ना, इस तरह की चीजें हो गई। एक ही हो गया, एक है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। सो ईएमएच में आपको क्या पढ़ना चाहिए? एक तो इसके मीनिंग में आना चाहिए कि मीनिंग में क्या है, एक आना चाहिए इसका इम्प्लीकेशन क्या है। इम्प्लीकेशन ये था बेटा जो हम पढ़ रहे थे कि कोई असर नहीं पड़ेगा, एबनॉर्मल रिटर्न जनरेट नहीं होंगे, फंडामेंटल एनालिसिस कुछ काम नहीं कर पाएगी, टेक्निकल कुछ काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, दूसरा ये है कि इसकी लिमिटेशंस पढ़िएगा। ठीक है, और वो लिमिटेशंस थ्योरेटिकल भी हो सकती हैं और एम्पेरिकल भी हो सकती हैं और प्रैक्टिकल भी हो सकती हैं। देखो ये एम्पेरिकल और प्रैक्टिकल आप इसको कुछ कुछ सेम सही मान लीजिए। एम्पेरिकल का मतलब ये होता है कि कुछ लोगों को शक था एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस को लेकर, सो दे डिड सम इवेंट स्टडीज, और उन इवेंट स्टडीज के बेस पर उन्होंने कुछ रिजल्ट्स निकाले, और वो रिजल्ट्स उन्होंने पाए कि या तो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रही हैं या फिर वो उसको सपोर्ट नहीं कर रही हैं। ठीक है बेटा, समझ गए इसका मतलब? यस यस सर। सर। एक है जो मुझे लगता है मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो इनका मीनिंग बताइए। और क्योंकि जैसे आप फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का मीनिंग बताना शुरू करोगे तो उसमें बहुत सी चीज इनबिल्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो उसमें आप मीनिंग ऑफ ऑप्शंस लेकर आ सकते हो। तो बेसिकली उसमें कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस, ये आ सकती है। ठीक है, एस थियरी आ सकता है कि वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, तो हम कौन कौन से ऑप्शंस की वैल्यूएशन करते हैं? कॉल ऑप्शन की वैल्यूएशन करते हैं, पुट ऑप्शन की वैल्यूएशन करते हैं। तो बताओ वैल्यूएशन के अंदर में हम कैसे कैसे वैल्यूएशन कर सकते हैं? बेसिकली सर यूजिंग बीएस 3 फॉर्मूला, एनिमल बीएस मॉडल, मॉडल। बायनोमियल। एक तो हमारा बायनॉमियल मॉडल। नॉर्मल फॉर्मूला ही है जो हम पढ़ रहे थे, मैक्सिमम एस माइनस के वैसे कुछ करके, है ना। एक हमने पढ़ा था वहां पर बायनोमियल, एक हमने पढ़ा था ब्लैक शोल्स। ठीक है, और इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ब्लैक शोल्स है। तो इसमें आप इसको न्यूमेरिकल प्लस थियरी दोनों के एंगल से सोच सकते हो। और ये जो ऑप्शंस है ऊपर वाला, इसमें आप न्यूमेरिकल प्लस थियरी दोनों से सोच सकते हो। ऊपर वाले जो ये हैं ये थियरी है, आप इसको भी थियरी मान ली, ये थियरी मानना क्या थियरी है। ठीक है, और इसको भी आप थियरी मान लीजिए। ठीक है, अच्छा एक चीज और, इसमें ना आपके एसएलएम में इवेंट स्टडी के बारे में भी है। इफ यू रिमेम्बर मैंने एक वीडियो में पूरी इवेंट स्टडी आपको कंडक्ट करके दिखाई थी। ठीक है, यस सर। तो ये थियरी है
तो उसके स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। तो ब्लैक शोल्स के अंदर में ये न्यूमेरिकल ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाइनोमियल के अंदर में इसको न्यूमेरिकल की तरह ही देखो, थियरी आ जाएंगी तो फिर आप फॉर्मूले के थ्रू इसको रिजम्पशंस ये सब आप इसके अंदर में राइट कर सकते हो। एक आपने वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी पढ़ा हुआ, इसमें भी आप पढ़ोगे ही, ठीक है। वो टॉपिक था स्वैप्स का, ठीक है। तो स्वैप्स तो आपको पता ही है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट स्वैप्स हैं वो है कि इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या है, इंटरेस्ट रेट स्वैप, ठीक है। और एक हमारे पास में है करेंसी स्वैप, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। और जो अभी मैं आपको बता रहा था वो है ऑप्शंस की स्ट्रेटेजीज, ठीक। तो आपको वो स्ट्रेटेजीज जो जो हमने ऊपर यहाँ लिखी है ये वाली, ये सारी स्ट्रेटेजीज विद एग्जांपल्स, ठीक है, विद न्यूमेरिकल, ये सब पता होनी चाहिए। सर फाइनेंस में सर और भी कोई है मतलब मेथड सर इनके अलावा ऑप्शंस की वैल्यूएशन के लिए सर, हाँ बेटा, और इसके भी और आते हैं। एडवांस? हाँ, एडवांस तो ब्लैक शोल्स ही है। इसके अलावा आजकल मशीन लर्निंग के थ्रू इनकी वैल्यूएशन होती है, मॉन्टी कार्लो मेथड है, लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो ब्लैक शोल्स यही है। ओके सर। आने वाले टाइम में जो मशीन लर्निंग है ना बेटा, बहुत चीजें बदलेगी। सर मॉन्टे कार्लो तो सर सिमुलेशन है ना सर, वो जो कंप्यूटर होती है हाँ, सिमुलेशन जो उसकी होती है। एप्लीकेशन बहुत वाइड है, मतलब नॉट ओनली ये, वो अकेला बहुत जगह अप्लाई हो जाता है चीजों को लेके। सो इसमें वैल्यू एट रिस्क है, इसमें मैं आपको ऊपर बता ही चुका हूँ, 2 डेरिवेशंस हैं। तो 2 डेरिवेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू थियरी एंड न्यूमेरिकल भी, ठीक है। और जब आप उन वीडियोस को देखेंगे तो यू विल फाइंड कि मैंने उसमें न्यूमेरिकल भी बताए हैं कि दोनों ही मॉडल में हम न्यूमेरिकल कैसे निकालेंगे, ठीक। इसके अलावा एशियन ऑप्शंस, ठीक है। और एशियन ऑप्शंस बेटा एक तरह के ऑप्शन होते हैं, नाम से पता चल रहा होगा कि ये यूरोप में नहीं है और ये अमेरिका में नहीं है, तो ये कहाँ ट्रेड होते होंगे? सर एशियन मार्केट्स में। एशिया में। और बेसिकली इसमें ये होता है कि जैसे हम फॉर्मूला लगाते हैं ना, ये वाला अभी हमने लगाया कि कॉल ऑप्शन का फॉर्मूला होता है कि हमने मैक्सिमम ले लेना है और s माइनस के कर देना है 0, ये लेते हैं। तो जी इसमें क्या होता है कि जो हमारा ये s है या k है, ये बताओ s क्या था? सर S मार्केट था प्राइस। मार्केट प्राइस। एक्सपायरी पे क्या प्राइस था, है ना। और k क्या था हमारा? एक्सपायरी था। स्ट्राइक इसमें क्या होता है कि मान लो कि यहाँ पर आप ऑप्शन ले रहे हो और ये 3 मंथ्स की ड्यूरेशन है टोटल। तो जो हमारे यूरोपियन ऑप्शन होते हैं ना, उसमें तो क्या फीचर होती है कि आप 3 मंथ से पहले तो क्या नहीं कर सकते ऑप्शन को, एक्सरसाइज नहीं कर सकते। एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो अब इसमें क्या होगा कि 3 मंथ्स के एक्सपायर होने पर जो भी प्राइस चल रहा होगा वो तो एस में आ जाएगा, और के तो पहले से डिसाइड हो चुका होता है। लेकिन एशियन ऑप्शंस में क्या होता है कि इन 3 मंथ्स की ड्यूरेशन में जो प्राइस रहे होंगे उनका ना एवरेज निकाला जाता है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग एस, दैट मीन्स कि एक्सपायरी के टाइम पर हम उसको यूज करें, वी कैन यूज द फॉर्मूला कि मैक्सिमम वैल्यू एस एवरेज माइनस के। गॉट इट? यस सर। तो एवरेज के बेस पर काम चलते हैं एशियन ऑप्शंस में, और उसमें जरूरी नहीं है कि आपका जो मार्केट प्राइस है वही एवरेज हो सकता है कि उसमें जो एक्सरसाइज प्राइस हो ना वो भी फिक्स ना हो, वो भी किस पे चलेगा, वो भी एवरेज पे चल रहा होगा। एवरेज। हाँ, एवरेज को निकालने के अपने कई तरीके हैं, जैसे कि आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा, एक ज्योमेट्रिक मीन होता है, ठीक है, एक अरिथमेटिक मीन होता है। तो जनरली तो सिंपल मीन के बेस पर निकाल लेते हैं, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट हम ज्योमेट्रिक मीन भी यूज कर सकते हैं। तो वो एशियन ऑप्शंस भी हो सकते हैं। एक आपको याद होगा जब हम बार बार एक्सचेंज रेट पढ़ रहे थे तो वहां पर इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम है, ये मैंने वहां पर भी लिखवाया आपको, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी, यहाँ पर भी मैं आपको बता ही रहा हूँ।
सो इंटरेस्ट रेट पैरिटी थियरम, ठीक है, एंड कॉल पुट पैरिटी, ये तो हमने आज भी देखी है, ठीक है। सर ये थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दोगे सर, कॉल पुट पैरिटी थ्योरम सर, एक बार थोड़ा अच्छे से। बेटा आज मैंने बताया ना ये वाला जो टॉपिक था, देखो बेसिकली ये है कि सर एक वो भी है ना पर्सन, करेंसी वैल्यूएशन वाला, फॉरेन करेंसी। हाँ मैं बता रहा हूँ बेटा, वही मैं ये कह रहा था बेटा कि जब आप एक पोर्टफोलियो बनाते हो ना, उस पोर्टफोलियो में आपके पास पुट भी है, आपके पास कॉल भी है, आपके पास रिस्क फ्री एसेट भी है। हम इन तीनों के बीच में ना एक रिलेशनशिप ढूंढना चाहते हैं, तो वो रिलेशनशिप है ना कॉल पुट पैरिटी थ्योरम के थ्रू करते हो, ठीक है। ओके सर। एक ये था सर इसका मतलब वैल्यू, ये था कि सर उन सब में सर हमको क्या बोलते हैं, इक्वल मिलेगा होते रिटर्न्स, हम एक हाँ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं हम अपने पैरिटी पोर्टफोलियो बना में, रहे हैं। और वैसे पैरिटी बना रहे हैं, ठीक है। ओके सर। एक है हमारे पास में यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ फ्यूचर्स। फ्यूचर्स की जो वैल्यूएशन है वो कैसे होगी, वो जो मैंने अभी ऊपर फॉर्मूले भी बताए। इसमें हम विदाउट डिविडेंड, विद डिविडेंड, और इसमें भी दो सिचुएशन हो सकती है, डिस्क्रीट एंड डिविडेंड यील्ड वाले, और ये ब्लैक शोल्स में भी हो सकती है, तो उसका ध्यान रखना, ठीक है। और डिफरेंस बिटवीन ऑप्शंस एंड फॉरवर्ड कह लो चाहे फ्यूचर्स कह लो, एंड डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स, एक है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, ठीक है। और बस आई थिंक ये इतने तो आप कर लोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा, एक्सक्यूज मी सर, सर ये 13 14 15 ये सर थ्योरेटिकल है ना सर? जो ये वाला है तो देखो थियरी न्यूमेरिकल दोनों हो गया, ये वाला आप मान के चलो ये थियरी है, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट पैरिटी, इसको थियरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों लगा लो, ठीक है। और इसकी इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे और इसमें भी मिल जाएंगे, तो करना ही है क्योंकि इधर ऑफ द सब्जेक्ट्स में आपकी हेल्प करेंगे। ये ऑप्शन स्ट्रेटेजीज आप इसको थियरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों करोगे, और जो स्वैप्स वाला है ये थियरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों हो सकता है, और वैल्यूएशन ये दोनों ही है, ठीक है। और मीनिंग ऑफ ये तो ऑफकोर्स थियरी हो गया, ठीक है, ये भी थियरी हो गया, थियरी थियरी, ये भी थियरी है, ये वाला न्यूमेरिकल है, ये जो 12th नंबर पे है, बाकी तो नीचे की सारी थियरी है, ये भी थियरी है, ठीक है, ये भी थियरी हो गया, और ये भी थियरी हो गया, ठीक है। और एक चीज और, सर थ्योरी कितने परसेंट आएगी? बेटा ऐसे मैं नहीं बता पाऊंगा, मतलब अब आप लगा सकते हो ना, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लिखवाए हैं इन्हीं के बेस पर ज्यादा पोर्शन आपको देखो मिक्स मिक्स सा ही दिख रहा होगा, तो आप दोनों में कंफर्टेबल होने चाहिए, यस सर। ठीक है। सर अच्छा एक इम्पोर्टेंट में तो ऑलमोस्ट सारा ही कवर है। हाँ मैंने कहा इतने अगर ये ठीक से कर लोगे आई थिंक काफी कुछ हो जाना चाहिए। एक जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि ये विदाउट है और ये विद डिविडेंड है, तो इसमें मैं डिविडेंड यील्ड का तो पढ़ ही लिया है, ठीक है। एक इसका और रहता है ये वाला, ठीक है, डिस्क्रीट डिविडेंड का। तो डिस्क्रीट डिविडेंड में भी मैंने आपको नीचे बताया था ना, फ्यूचर्स के अंदर में हमें क्या करना होता है, S0 में से क्या माइनस करना होता है, जीरो में माइनस से डिविडेंड वैल्यू, पीवी ऑफ डिविडेंड।
प्रेजेंट वैल्यू यानी डिविडेंड। तो आपको बस क्या करना है, आप जैसे फॉर्मूला यूज करते हो ना नॉर्मल वाला, मतलब विदाउट डिविडेंड वाला, तो विदाउट डिविडेंड वाला फॉर्मूला क्या है, ये है। तो आपको बस क्या करना है, यहां पर सबसे पहले एस स्टार निकाल लेना। एस स्टार क्या है, एस स्टार इज S0 माइनस में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड है। मतलब जो हमने वो माइनस किया था ना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड, वो जो भी नंबर आएगा उसको हमने क्या नाम दे दिया, एस्ट्रिक का नाम दे दिया। तो बस आप इस फॉर्मूले को ही यूज करना। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कॉल ऑप्शन की वैल्यू देखो, यहाँ S0 लिखा है ना, बस यहाँ S0 नहीं होगा, बस S स्टार ले लेना है आपको। एंड D1 माइनस में के ई की पावर माइनस RF T एंड D2। बोलो क्लियर हो गया वाला पॉइंट। यस सर। और जब आप D1 निकालोगे तो D1 में आप लेते हो ना नेचुरल लॉग ऑफ किसका, S0 लेते हो, तो वहां S0 नहीं लेना आपको, वहां पर S एस्ट्रिक लेना है। ठीक है, सर ये बीएस मॉडल में बता रही हूँ क्या? हाँ मैं BS का है। फिर हमारे तीनों कंप्लीट हो जाएंगे ना ये वाले, कि डिविडेंड यील्ड वाला होगा तो ऐसा होगा, डिस्क्रीट वाला होगा तो ऐसा होगा, विदाउट होगा तो ऐसा होगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, बाकी तो आपको सेम रखना है। तो बस मेन काम ये है कि जो काम आपने फ्यूचर्स में किया था ना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड निकालने का, वही काम आपको यहाँ पर भी करना है, स्पॉट प्राइस को एडजस्ट करने का। मतलब मैं सीधा सीधा सा बात कहूँ, इस बार हम S0 ना लेकर एक एडजस्टेड S0 निकालते हैं, जो कि प्रेजेंट वैल्यू को एडजस्ट करने के बाद आता है। बताइए बेटा। ओके सर। ओके, सो यस थैंक सर, यू सो क्लियर है। मच फॉर टाइम बेटा। ठीक है, थैंक यू आप सर। सब थैंक यू अच्छा सो मच करें। सर। ठीक है, Thank you, बढ़िया sir. करें थैंक यू थैंक सर। सर। तो फोर्थ सेम और में पढ़ाओगे? बेटा देखते हैं, ठीक है, अभी मैं बता नहीं सकता, वो टोटली मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। ओके थैंक सर। यू सर। ठीक बेटा। सर एक बार सर। स्क्रीन वही लास्ट वाले पे Yes, sir. हाँ कहाँ पर बेटा, बिल्कुल यहाँ पर। अभी जो लास्ट में आप बता रहे थे ना। अच्छा लास्ट में जो होता है, ये वाला हिस्सा। हाँ जी सर। हाँ सो थैंक यू सो मच बेटा। थैंक यू थैंक सर। यू सर। थैंक यू Thank सो you, मच sir. सर। गुड नाइट सर। Thank you. थैंक यू सर। बेटा। Thank you.